भूपेंद्र कुर्मी, जन्म 20 जून 1983, बहेड़ी, पद ब्लॉक प्रमुख शेरगढ़। भूपेंद्र कुर्मी का जन्म बरेली के तहसील बहेड़ी के ग्राम बिजौरिया में हुआ। इन्होंने MA LLB की शिक्षा बरेली कॉलेज से ग्रहण की और उनके पिता हरचरण लाल थे। भूपेंद्र कुर्मी 2006 से 2007 तक छात्र संघ के पद पर कार्य कर चुके हैं और 2010 से 2020 तक अध्यापक के रूप में सरकारी सेवा कर चुके हैं। भूपेंद्र कुर्मी शेरगढ़ ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हैं। क्या ये बात सच है सर कि आपने राजनीति में आने के लिए सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया? ठीक है, लेकिन मैं राजनीति में पहले से था। सन 2005 में मैंने समाजवादी छात्र सभा की सक्रिय सदस्यता ज्वाइन की और उससे पहले राजनीति में था, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिससे सरकारी सेवा में आ गई और पुनः चुनाव लड़ने के लिए मैंने अभी 2 जनवरी 2021 को इस्तीफा दिया, जो 25 मार्च 2021 को स्वीकार हुआ। जहां भारत का युवा सरकारी नौकरी के लिए दर-दर भटकता है और आपने उस नौकरी का इस्तीफा देकर अब राजनीति की रणभूमि में आ गया है सर, तो आपने क्या सोचकर ये फैसला लिया? देखिए, जब मैंने समाजवादी छात्र सभा ज्वाइन करी थी उस समय माननीय श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे और उनका एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट यूथ को रहता। उनसे प्रेरित होकर मैं राजनीति में आया था और वो भी छात्र राजनीति से निकले थे माननीय नेताजी। तो हम लोग छात्र राजनीति से जब हमने राजनीति में प्रवेश किया तो कहीं ना कहीं कुछ बीच में परिस्थिति ऐसी बन गई जो सरकारी सेवा में आ गए, लेकिन हमारा मन पूरी तरीके से राजनीति में ही था और राजनीति ही करना चाहते थे, समाज की सेवा करना चाहते थे, गरीबों मजदूरों की मदद करना चाहते थे, जो सरकारी सेवा में रहते हुए नहीं कर सकते। आपने पहले चुनाव कब और कहां से लड़ा? इसमें आपकी बहन सुमन लता जी का क्या योगदान है? देखिए, 2015 में जब ब्लॉक शेरगढ़ का चुनाव था तो मेरी पत्नी वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि टकराव के कारण उनका वोट कटवा दिया। लेकिन बात जब सम्मान की आ गई, बात जब जिद की आ गई, तो मेरी बहन छोटी जो सुमन लता गंगवार है, उसकी शादी उसी ब्लॉक में हुई, शेरगढ़ के सिमरावा गांव में हुई। तो उसका ऑलरेडी वोट था, केवल जिद थी, आत्मसम्मान की लड़ाई थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को प्रत्याशी ना बना के बहन को प्रत्याशी बनाया था और वो चुनाव जीती। सर 2015 के पंचायत चुनाव में आप पर आरोप लगा था कि आप अपनी बहन सुमन लता को क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनाव जिताने के लिए वोटरों के लिए डरा धमका रहे और उनको पैसा बांट रहे हैं। उस समय आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, क्या सर ये बात सच है? देखिए, जहाँ से उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था वो मेरा अपना घर है, उसके मेरे पास रजिस्ट्री है, वहाँ मेरे पास आधार कार्ड है। मैं अपने घर पे नहा धो के बैठा था। घर में किसी के भी 10, 20, 50 हजार रुपए रहते थे और जब वहाँ पुलिस आई तो मुझे घर से अरेस्ट किया गया। मैं कोई पैसा नहीं बांट रहा था, किसी वोटर को नहीं धमका रहा था। यदि मैं वोटर को धमकाता होता तो मेरी अरेस्टिंग के बाद जो मेरी बहन वहां से चुनाव लड़ रही थी उसके लिए महिलाओं ने एक तरफा वोटिंग करी और वहां के चुनाव का परिणाम उठा के देख लीजिए आप कि क्या स्थिति है। अगर मुझे डराने धमकाने की जरूरत होती तो फिर इतने वोटों से नहीं जीतता। सर आप छात्र राजनीति में रहे हैं, इसीलिए आपने राजनीति को गहराई से जाना है। उसी राजनीति के बल पर आपने अपनी बहन को शेरगढ़ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाया और वह जीत गई। आपको उम्मीद थी कि छात्र राजनीति में होते हुए भी आप अपनी बहन को जिता पाएंगे? देखिए, जब भी कोई काम करे मेहनत, ईमानदारी और हौसले के साथ। मैं जब भी जो काम करता हूँ पूरी लगन के साथ और जब मैं किसी काम में जुटता हूँ
तो भूख प्यास सब भूल के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता था। और ये निश्चित था। देखिए, पिछली बार सुमनलता को लड़ाया, इस बार मैं खुद लड़ा, विपरीत परिस्थितियां थी। इस बार मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से थी, प्रशासन से थी, और मेरे अपने ही दल के नेताओं से भी लड़ाई थी। सब लोग जानते हैं, पूरा मीरगंज विधानसभा जानती है। और यदि मुझमें हिम्मत नहीं होती, मुझमें क्षमता नहीं होती, तो मैं ये चुनाव नहीं लड़ता। बाकी और जगह की तरह यहाँ भी चुनाव का परिणाम दूसरा होता। हाल ही में हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने विरोधी प्रत्याशी पर आरोप लगाया कि शेरगढ़ ब्लॉक में फर्जी वोटिंग हो रही है, और आपने मांग की जब तक डीएम और एसएसपी नहीं आ जाएंगे तब तक वोटिंग की कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या ये सही है या सर फर्जी? ये बिल्कुल सही है। जब मैं 11 बजे अपने सारे मेरे समर्थन के जो बीडीसी मेंबर थे, जो मुझे वोट देना चाहते थे, जो सारे मेरे साथ जब वहां पहुंचे, तो मैंने देखा और जब वहां पता किया तो जो मेरे विरोधी प्रत्याशी थे वो अपने सारे समर्थक बीडीसी को लेकर 10:30 बजे अंदर हो गए। जबकि नियम ये था कि 11 बजे से मतदान शुरू होना था, 11 बजे से पहले किसी को अंदर नहीं जाना था। जब मैंने 11 बजे अंदर जाने की कोशिश करी, मैं जब अंदर जा रहा था तो मुझे वहाँ सीओ थे, प्रभारी सीओ, जो सीओ फर्स्ट थे जितेंद्र सिंह नागर, उन्होंने मुझे जाने से रोका। बड़ी जद्दोजहद के बाद फिर मैंने कप्तान और डीएम साहब को फोन लगाया, तब जाके मुझे अंदर जाने दिया। जब मैं वहाँ अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक सबाना वाइफ ऑफ फुरकान नाम की फर्जी महिला बुर्का पहने हुए वोट डालने जा रही थी। जब मैंने उससे सर्टिफिकेट देखने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। और जब मुझे संशय हुआ तो मैंने कहा, भाई सबाना वाइफ ऑफ फुरकान तो बाहर बैठी है, तो यहाँ अंदर कैसे आ? मैंने वहाँ सीओ से कहा कि इन्हें अरेस्ट करिए। सीओ ने अरेस्ट नहीं किया। सीओ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना चाहते थे, और सीओ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। मेरी बहुत जद्दोजहद के बाद वो महिला वहां से बाहर निकली बिना वोट डाले। फिर और भी वोट कई उसमें लाइन में लगे हुए थे। मैंने जब वहां पूछा आरओ से कि टोटल कितने वोट पड़ गए, तो उन्होंने मुझे ये बताने से इनकार कर दिया। जब मेरे आधे घंटे बाद मुझे जाने दिया गया, 11 बजे की वोटिंग का 11:30 बजे मैं अंदर पहुंच पाया, इतने बीच में कितने फर्जी वोट पड़ गए ये मैं कैसे पता करूं? तो मैंने वहां कहा कि मुझे टोटल वोटों की संख्या बताइए, क्योंकि बाहर मेरे पास जितने वोट बैठे हैं उसमें बचे हुए वोट ही तो अंदर पड़ सकते हैं, लेकिन वहां ज्यादा वोट पड़ चुके थे। और फिर जब मुझे नहीं बताया तब मैंने ये कहा कि भाई जब तक मुझे नहीं बताया जाएगा, जब वो बताने को तैयार नहीं थे, मैंने कहा डीएम साहब और कप्तान साहब नहीं आएंगे तब तक वोटिंग नहीं कराऊंगा। डीएम साहब कप्तान साहब आए, तब डीएम साहब ने मुझे बताया कि 54 वोट पड़ चुके, जिसमें सारा मानो वनु नगला का फर्जी वोट पड़ चुका था। छात्र संघ राजनीति से निकले दो दिग्गज भूपेंद्र कुर्मी और अरविंद गंगवार शेरगढ़ के युवाओं को राजनीति के लिए बहुत प्रेरित है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग छात्र राजनीति में थे तो मेहनत करते थे, लोगों के काम करते थे, लोगों की मदद करते थे, और शेरगढ़ पहुंचे तो लोगों के काम किए, लोगों की मदद करी, 5 साल लोगों की सेवा करी, जिसका परिणाम सामने। जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं उनसे भी एक ही बात कहना चाहिए कि भाई मेहनत करिए, लोगों की सेवा करिए और राजनीति में आगे। हमारे सूत्र से खबर है कि आप मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से आगामी 2022 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आप आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी से प्रत्याशी बनेंगे? देखिए, जिस दिन से मैंने राजनीति की शुरुआत की, समाजवादी छात्र सभा से शुरुआत कर दी, समाजवादी पार्टी में ही रहूं। समाजवादी पार्टी से 119 मीरगंज विधानसभा से आवेदन किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पर हमें भरोसा है। यदि वो हम पे भरोसा करते हैं और वो हमें प्रत्याशी बनाते हैं तो 100% दावे के साथ कहता हूँ कि रात और दिन एक कर दिया, ये मीरगंज विधानसभा की सीट जीतकर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे।
और दोबारा से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करूंगा। बहुत बढ़िया सर। हमारे निजी जानकारी के अनुसार सबसे पहले आपने बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र से तैयारी प्रारंभ की, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी विधानसभा को छोड़कर मीरगंज विधानसभा क्षेत्र में तैयारी प्रारंभ की? देखिए, ये बात ठीक है कि मैं बहेड़ी में मेरा जन्म हुआ। बहेड़ी का एक गांव है बिजौरिया, वहां मेरा जन्म हुआ। मेरा पैतृक निवास, मेरी पैतृक संपत्ति वहां भी है। वहां भी मैं लड़ना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार राजनीति में परिस्थितियां भी होती हैं और परिस्थितियों को भांप के ही राजनीति करनी चाहिए। तो मैं पिछले 5 साल से, जब से ब्लॉक प्रमुख शेरगढ़ बना मेरी बहन सुमलता, तब से मैं मीरगंज में लगातार सक्रिय हूँ और मीरगंज में ही मीरगंज के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। और मीरगंज से भी मुझे अपार प्रेम मिल रहा है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, इसलिए मैं मीरगंज से ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर पार्टी आपको प्रत्याशी नहीं बनाती है तो आप क्या निर्दलीय प्रत्याशी बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो भी परिस्थिति है, समाजवादी पार्टी में रहूंगा। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता बन के ही काम करूंगा। पार्टी भरोसा करती है, पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ूंगा, वरना पार्टी की सेवा करूंगा। अगर आप मीरगंज विधानसभा से विधायक बनते हैं तो सर्वप्रथम आपके क्या क्या कार्य होंगे? देखिए, मीरगंज विधानसभा में बहुत सारी जगह ऐसी ऐसी नदियां हैं कि जहां कटान कर रही हैं। एक गांव है धर्मपुरा। धर्मपुरा की ये स्थिति है कि कभी भी जिस समय बरसात ज्यादा हुई तो गांव कट सकता है। तो ऐसे गांव को सुरक्षित करने का काम करेंगे। जहां पुल पुलिया नहीं है उन्हें बनवाने का काम करेंगे। सबसे ज्यादा फोकस यदि हमारा किसी पर रहेगा तो वो पढ़ाई के ऊपर है। मीरगंज में अच्छे स्कूलों की व्यवस्था कराएंगे, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की व्यवस्था कराएंगे और वहां जो भी गरीब बच्चे और जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें तमाम लोगों के सहयोग से, जो समाज सेवी है, उन सबके सहयोग से, अपनी टीम के सहयोग से, खुद के सहयोग से उन्हें पढ़ाने का काम करेंगे, जिससे मीरगंज की दिशा और दशा दोनों बदल सके। सर, आखिरी सवाल ये है कि आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवा पीढ़ी को हमारी तरफ से एक ही संदेश है कि दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा हो तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। इसलिए जिस भी काम में लगे, नौजवानों की जिसमें भी रुचि हो, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करे, लक्ष्य तय करके करे। हार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हार गया वो कभी जीत नहीं सकता और जो गिर के उठ गया वही मंजिल तक पहुंच सकता है। इसलिए मेहनत, ईमानदारी, लगन के साथ काम करिए, सफलता निश्चित रूप से। ठीक है सर।